देखिए इस वीडियो में मैं आपको OCF यानी ओपन चैनल फ्लो से रिलेटेड टोटल 50 MCQs कराऊंगा। ये पहला पार्ट है। इसका सेकंड पार्ट भी अपलोड हो चुका है, उसमें 45 MCQs और हैं और वो फ्लूइड मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। अब देखिए OCF में मोटे तौर पर ये टॉपिक आते हैं जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यूनिफॉर्म फ्लो, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, रैपिडली वेरिड फ्लो, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो और वेयर एंड नॉचेस। और इनमें से भी जो ये पहला और आखिरी टॉपिक है, यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं जेई के एग्ज़ाम्स में, जिन पर स्टार लगा हुआ है। तो ये जो वीडियो है इसमें आपको यूनिफॉर्म फ्लो, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो और आरवीएफ और जीवीएफ इनके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक हैं खासकर आरवीएफ और जीवीएफ, ये इनके क्वेश्चन जो हैं ये काफ़ी कम आते हैं। तो इन सब के लिए ये वाला वीडियो है ओसीएफ का, और जिसके बेसिकली दो पार्ट हैं, और वियर एंड नॉचेस का वीडियो आपको अलग से देखने को मिल जाएगा। व्हेन द फ्रॉड नंबर इज इक्वल टू 1 देन द चैनल फ्लो इज सेट टू बी। तो फ्रॉड नंबर अगर एक हो तो क्या कहते हैं उसे? क्रिटिकल फ्लो। अब इसको समझ लीजिए, फ्रॉड नंबर के हिसाब से फ्लो को कैटेगराइज कर रखा है। अगर एक है तो क्रिटिकल कहलाएगा, और अगर एक से कम है तो तब सब क्रिटिकल, और एक से ज़्यादा है तो सुपर क्रिटिकल। ठीक, ये इसका जो फॉर्मूला होता है वहाँ से निकल के आता है, ये रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला। बाकी जो जो इसके इम्पॉर्टेंट फार्मूला है उससे रिलेटेड मैंने न्यूमेरिकल आगे लगा रखे हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्रिटिकल फ्लो। In a hydraulic jump occurring in a horizontal rectangular channel, the sequent depths are 0.25 मीटर एंड 1.25 मीटर, और हमें एनर्जी लॉस बतानी है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, सीधा सॉल्यूशन पे चलते हैं। ये जो y1 और y2 है ये है सीक्वेंट डेप्थ्स, और इन्हीं से रिलेटेड एक फार्मूला बनता है एनर्जी लॉस का, जिसे हम हेड लॉस भी कह देते हैं कई बार। ये होता है EL बराबर y2 माइनस y1 का होल क्यूब डिवाइड बाई 4y1 y2। अब इसमें y2 जनरली बड़ी वाली डेप्थ होती है और y1 छोटी वाली डेप्थ होती है। आगे कुछ पिक्चर्स भी हैं जब आपको ये चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, और वैसे भी आपने थ्योरी तो पढ़ी रखी होगी। तो यहाँ पर y2 बड़ी होगी तो 1.25 यहाँ पर रखेंगे, 0.25 y1 में रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 0.8 मीटर। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और जो फार्मूला आपने अभी देखा, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं कि बताओ इनमें से कौन सा फार्मूला एनर्जी लॉस के लिए सही लिखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायमेंशन लेस नंबर। डायमेंशन लेस कौन सा नहीं है? तो जो ये चेजिस और मैनी कांस्टेंट होते हैं, आपने देखा होगा ओपन चैनल फ्लो में हम इनको पढ़ते हैं, तो इनकी ये डायमेंशन होती हैं और ये पूछी भी जाती हैं कि बताओ इनमें से चेजी की कौन सी है, मैनी की कौन सी है। तो जो चेजी का है वो है L की पावर 1/2 T की पावर -1, और इसी तरह से मैनी का आता है L की पावर -1/3 और T की पावर 1। ठीक, तो अब अगर आप ऑप्शन देखें तो जो क्या पूछा हुआ है कि डायमेंशन लेस नंबर कौन सा नहीं है, यानी ये बताना है कि जिसकी डायमेंशन होती है वो कौन सा होगा। यहाँ पर जिसकी डायमेंशन होती है वो होगा यहाँ पे मैनिंग कांस्टेंट। चेजी तो मैंने ऐसे ही बता दिया साथ में इसके। अब बाकी आप देख सकते हैं जो फ्रिक्शन फैक्टर है, जो हम पाइप फ्लो में पढ़ते हैं, डार्सी वेस्टबैच फ्रिक्शन फैक्टर, ये यूनिटलेस होता है। इसका फॉर्मूला होता है 64/RE करके। अब RE खुद एक कांस्टेंट नंबर है, यूनिटलेस नंबर है, तो ये एफ भी ऐसा ही आता है। ठीक है, यूनिटलेस। कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग भी एक जस्ट नंबर आता है, 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी हमने फ्लो मेजरमेंट में देखा था, ये भी एक नंबर होता है, 0.98 करके आ जाएगा। ठीक, दो सेम चीज़ों का रेशियो होगा तो फिर एक नंबर ही होगा डायमेंशन लेस। तो जो नहीं है डायमेंशन लेस वो मैनिंग कोफिशिएंट है। ए रेक्टेंगुलर चैनल विल बी द मोस्ट इकोनॉमिकल व्हेन द फ्लो डेप्थ टू बॉटम विड्थ इज इन द रेशियो। तो क्या कह रहा है कि रेक्टेंगुलर चैनल जो है वो मोस्ट इकोनॉमिकल कब होगा? तो वो कब होता है जब उसकी चौड़ाई उसकी गहराई के 2 गुने हो। ये एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि रेक्टेंगुलर चैनल में अगर इस तरह से पानी बहाया जाए कि उसकी चौड़ाई अगर 2 मीटर है और उसकी डेप्थ अगर 1 मीटर रखें, मतलब इस रेशियो में रखें कि डेप्थ और
विड्थ का रेशियो जो है वो 1:2 रहे, तो उस टाइम पे वो सबसे बेस्ट परफॉर्म करेगा, सबसे ज़्यादा डिस्चार्ज प्रोड्यूस करेगा। ठीक, तो यही आपसे पूछ रखा है। और ये इतना इंपॉर्टेंट वो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट भी क्या है पर ये इतना इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। तो यहाँ पर पूछा हुआ है कि व्हेन द फ्लो डेप्थ टू बॉटम विड्थ, डेप्थ टू बॉटम विड्थ यानी डेप्थ टू विड्थ, तो 1:2 हो जाएगा, तो 1:2 हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही। ठीक, इसके अलावा ये तो अभी जो हमने बात करी वो तो ये था, एच को अगर डेप्थ माने और बी को विड्थ माने, ठीक है, इस तरह से इसको एच माने अगर इसको बी माने, तो एच जो है वो बी के आधी होनी चाहिए, तब जो है रेक्टेंगुलर चैनल मोस्ट इकोनॉमिकल होगा। इसके अलावा एक टर्म और होती है हाइड्रोलिक मीन रेडियस, तो इसके कॉन्टेक्स्ट में भी सवाल आता है। तो एम कितना होना चाहिए, तो एम होना चाहिए एच का भी आधा, हाइट का भी आधा होना चाहिए एम। ये सब निकल के आते हैं, इसके डेरिवेशन होते हैं प्रॉपर, तो ये होना चाहिए। और अगर हम इसको बी के हिसाब से देखें तो क्योंकि एच खुद बी का आधा है तो ये फिर b/4 हो जाता है। तो एम की वैल्यू किसी भी कॉन्टेक्स्ट में पूछी जा सकती है, h/2 और b/4 दोनों। इन एन ओपन चैनल फ्लो द रेशियो ऑफ वेटेड एरिया टू वेटेड पैरामीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज। तो हाइड्रोलिक रेडियस जो होती है, जिसको आर या एम से दिखा देते हैं हम, वो क्या होता है, एरिया अपॉन वेटेड पैरामीटर होता है। ये वेटेड एरिया लिखना तो चलो इतना ज़रूरी नहीं है, पर वेटेड पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, वेटेड पैरामीटर ज़रूर होना चाहिए, इस पर भी घुमा देता है कई बार ऑप्शन में। ठीक, तो एरिया अपॉन वेटेड पैरामीटर होता है हाइड्रोलिक मीन रेडियस, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। लेसीज कॉन्सेप्ट ऑफ डिज़ाइन ऑफ कैनाल्स इज़ बेस्ड ऑन। तो लेसी वैसे हम इरिगेशन में पढ़ते हैं, पर आपने देखा होगा ये डिज़ाइन किया गया था अनलाइंड कैनाल्स के लिए, मतलब वो कैनाल जिनमें हम लाइनिंग नहीं करते हैं, जो सीधी मिट्टी पे बनी होती हैं। ठीक, तो अनलाइंड कैनाल्स हो जाएगा। और क्योंकि ये भी एक तरह का ओपन चैनल फ्लो होता है, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लो कॉन्स्टेंट्स डज नॉट हैव एनी यूनिट। अब इनमें से बताना है कि यूनिट किसकी नहीं होगी। तो अभी मैंने एक स्लाइड आपको दिखाई थी, चेजी कांस्टेंट का भी अपना एक डायमेंशन था, मैनिंग का भी था, तो दोनों का भी हो गई। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा कि ये जो दे रखे हैं इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी यूनिट ना हो। चेजी की भी यूनिट होती है, मैनिंग की भी होती है। बाकी इनसे रिलेटेड जो फार्मूला है वो मैंने आगे लगा रखे हैं, जो क्वेश्चन होंगे इनसे रिलेटेड। इफ़ द बेड स्लोप ऑफ द चैनल डज नॉट चेंज अलॉन्ग द लेंथ इट इज़ कॉल्ड एज। तो क्या बोलेंगे उसे, देखिए ये होता है प्रिज्मेटिक चैनल। इस तरह का चैनल जिसमें ना तो उसका क्रॉस सेक्शन चेंज हो, मतलब इसको आप चाहो तो यहाँ से काट के देख लो, काट के देख लो मतलब ड्राइंग में, चाहे यहाँ से काट के देख लो, तो इसकी जो शेप मिलेगी वो एक जैसी मिलेगी। और ना ही इसका बेड स्लोप चेंज होता है। ध्यान से देखिए, बेड स्लोप चेंज होने की बात हो रही है कि बेड स्लोप चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि इसमें स्लोप होगा ही नहीं, स्लोप होगा, लेकिन जो स्लोप यहाँ होगा वही आगे भी होगा। अगर मान लेते हैं 1:2000 का स्लोप है A to B, तो B to C भी यही स्लोप होगा आगे भी, ये नहीं कि स्लोप चेंज हो गया फिर वहाँ से। तो उस तरह की चैनल को बोलते हैं प्रिज्मेटिक चैनल, जिसका आप एक डायग्राम यहाँ पर देख रहे हैं अभी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजॉइडल चैनल। तो जिस तरह से रेक्टेंगुलर चैनल में होता है कि विड्थ जो है वो डबल होनी चाहिए डेप्थ के, उसी तरह से ट्रेपेजॉइडल में क्या होता है इसको समझिए। ट्रेपेजॉइडल चैनल सबसे बेस्ट तब होता है जब इसकी टॉप वाली विड्थ इसकी दोनों स्लोपिंग साइड के सम के बराबर हो जाए, या कि फिर इसकी टॉप विड्थ का आधा, इसकी टॉप विड्थ का आधा इसकी किसी भी एक स्लोपिंग साइड के बराबर हो जाए। राइट, इसको ऐसा समझ सकते हैं आप, ऐसा। तो एक हिस्सा इधर का हो गया वो इसके बराबर, और ये वाला हिस्सा इसके बराबर, बस इतना मालूम है तो इसी से कई क्वेश्चन बन जाते हैं, अलग अलग तरीके से पूछता है मतलब। तो आप देख सकते हैं कहीं लिखा हुआ है हाफ ऑफ द बेस विड्थ, तो बेस विड्थ जहाँ पे दिखे वो तो कट ही कर दो, क्योंकि हमें मतलब है यहाँ पे टॉप विड्थ से। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ है हाफ ऑफ द स्लोपिंग साइड और टोटल बेस विड्थ से कोई मतलब नहीं है, हमें टॉप विड्थ से मतलब है। तीसरे में लिखा हुआ है टोटल टॉप विड्थ बराबर ट्वाइस ऑफ द वन स्लोपिंग साइड, बिल्कुल सही बात है। इस तरह से अगर चैनल है तो यहाँ लिखा है टोटल टॉप विड्थ, यानी ये टोटल टॉप विड्थ हो गई, और ट्वाइस ऑफ द वन स्लोपिंग साइड, एक स्लोपिंग साइड लो, इसका 2 का गुणा कर दो इसमें, तो बात वही है, या दोनों ले लो। ठीक,
और चौथा किस लिए गलत हो जाएगा, क्योंकि टोटल टॉप विड्थ बराबर 1 स्लोपिंग साइड लिखा हुआ है, जबकि दोनों होनी चाहिए। क्रिटिकल डेप्थ इज दैट डेप्थ ऑफ फ्लो वाटर एट विच द स्पेसिफिक एनर्जी इज। तो किसी भी फ्लो में जब स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम हो जाती है तो उस टाइम पे जो डेप्थ मिलती है उसको हम पर्टिकुलरली क्रिटिकल डेप्थ बोलते हैं। वाईसी से दिखाते हैं जनरली। द फ्लो इन ओपन चैनल इज सेड टू बी लेमिनार इफ़ द रेनॉल्ड्स नंबर इज़ लेस देन। अब देखिए एक वीडियो था पाइप फ्लो वाला जहाँ पे मैंने आपको रेनॉल्ड नंबर का ये वाला हिस्सा बताया था, ये वाला था कि अगर, और मैंने ये भी कहा था कि बीच वाली लाइन याद कर लो, 2000 से 4000 वाला किस में रहेगा, पाइप में। मतलब 2000 से कम होगा तो लैमिनार हो जाएगा, 4000 से ज़्यादा होगा तो टर्बुलेंट हो जाएगा, और 2000 से 4000 के बीच में होगा तो ट्रांजिशन हो जाएगा। साथ के साथ मैंने ये भी कहा था कि ओपन चैनल में ये डेटा बदल जाता है और सॉइल्स में ये बिल्कुल और ही तरह से बदल जाता है। तो अभी हमारा जो चल रहा है टॉपिक वो है ओपन चैनल। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन बनेंगे वो यहाँ से बनेंगे कि लैमिनार है तो 500 से कम, ट्रांजिशन है तो इनके बीच में मान लो, टर्बुलेंट है तो 2000 से ज़्यादा। ठीक, तो इस पूरी टेबल को याद करना है तो आप केवल बीच वाली लाइन को याद कर लो। तो अब आ जाइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में कह रहा है कि रेनॉल्ड नंबर लैमिनार कब होगा, सॉरी फ्लो लैमिनार कब होगा, जब रेनॉल्ड नंबर कितना होगा, तो ये हो जाएगा 500। बेस्ट ऑप्शन तो यहाँ पे 500 ही दिख रहा है। द मोस्ट एफिशिएंट चैनल सेक्शन इज, तो बाकी सारी शेप में से जो ट्रेपेजोइडल होता है वो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट माना जाता है। इन अ स्ट्रेट रीच ऑफ चैनल सेक्शन मैक्सिमम वेलोसिटी यूजुअली अकर्स बिलो द फ्री सरफेस एट अ डेप्थ ऑफ। तो क्या होता है देखिए, जब किसी भी चैनल में फ़्लो होता है या कोई नदी भी है अगर वो भी एक ओपन चैनल है, तो उसमें जो पानी बह रहा है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कहाँ पे होता है। पहली बात तो ये है कि सारी जगहों पे एक जैसी वेलोसिटी नहीं होती है, और इस चीज़ को आपने देखा भी होगा कि किनारों पर जो पानी बहता है वो कम स्पीड से बहता है, और जो बीच में होता है सेंटर वाला पॉइंट वहाँ पे सबसे तेज़ बहता है। तो असल में यही बाउंड्री लेयर का कॉन्सेप्ट है कि जो हिस्सा बाउंड्री के जितनी नज़दीक होगा वो उतना ही स्लो बहेगा वहाँ पे पानी। ठीक है, और जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ आएंगे वैसे वैसे स्पीड बढ़ेगी। तो अगर लेफ़्ट राइट वाले कॉन्सेप्ट से देखें तो सेंटर में सबसे ज़्यादा स्पीड होगी, और अगर टॉप बॉटम से देखें तो ऐसा नहीं है कि सबसे टॉप में सबसे ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा स्पीड जो मिलती है वो फ्री सरफेस से थोड़ा सा नीचे मिलती है। ठीक, तो अगर हम कंक्लूड करें इस बात को, इस तरह से कोई चैनल है जिसमें ये पानी बह रहा है तो सबसे ज़्यादा स्पीड जो होगी लेफ़्ट राइट के हिसाब से तो बिल्कुल सेंटर में होगी, और टॉप बॉटम के हिसाब से टॉप से जस्ट नीचे होगी। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं इसको। ये वो पॉइंट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्पीड होगी पानी की। तो ऑप्शन जो है इसका वो होता है पहला वाला सही, मतलब कि टॉप सरफेस से जो है लगभग लगभग 10% मान लो। अगर 1 मीटर डेप्थ है कहीं पर, इस तरह से समझ लीजिए, अगर 1 मीटर डेप्थ है ये पूरी जिसमें पानी बह रहा है, तो 90 सेंटीमीटर नीचे का मान लो और 10 सेंटीमीटर ऊपर का मान लो, यानी फ्री सरफेस से 10 सेंटीमीटर नीचे सबसे ज़्यादा स्पीड होगी पानी की। तो एक रेंज में दे रखे हैं ऑप्शन, तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक, कि फ्री सरफेस से कितना नीचे होगा, तो ज़रा सा नीचे होता है बस। In the analysis of an open channel flow, usually if the Froude number is less than 1, the flow is termed as। तो पहला सवाल हमारा यही था कि फ्रॉड नंबर अगर 1 से कम है तो तब वो कहलाएगा सब क्रिटिकल, अगर 1 से ज़्यादा होता तब सुपर क्रिटिकल कहलाता, 1 होता तब क्रिटिकल कहलाता। ये वही पिक्चर है। विच टाइप ऑफ मीटर इज़ यूज्ड टू मेज़र हाइड्रोलिक जंप। तो क्रिटिकल डेप्थ मीटर होता है जिससे हम हाइड्रोलिक जंप को मेज़र करते हैं। सीधा याद करने वाला सवाल है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द स्पेसिफिक एनर्जी इज़ द टोटल एनर्जी मेजर्ड विद रेस्पेक्ट टू द डेटम पासिंग थ्रू द बॉटम ऑफ द चैनल। तो यानी कह रहा है कि किस तरह के चैनल में हम जो टोटल एनर्जी है उसको पर्टिकुलरली स्पेसिफिक एनर्जी के टर्म में देखते हैं। तो ऐसा ओपन चैनल में ही तो होता है। जब हम पुराने चैप्टर देखते हैं पाइप फ्लो वगैरह तो वहाँ पे तो हम टोटल एनर्जी पढ़ते हैं, उसी में हाइड्रोलिक वाली लाइन भी आ जाती है, डेटम वगैरह सारा ना। लेकिन यहाँ पर ओपन चैनल में इसको हम स्पेसिफिक एनर्जी के टर्म में पढ़ते हैं, तो ओपन चैनल होगा इसका आंसर। न्यूमेरिकल है, ए ट्रेपोजॉइडल चैनल इज़ 10 मीटर वाइड एट द बेस, हैज़ अ साइड स्लोप ऑफ 4 हॉरिजॉन्टल टू 3 वर्टिकल, द बेड स्लोप इज़ 0.002।
द चैनल इज़ लाइंड विद स्मूथ कंक्रीट, मैनिंग कांस्टेंट दे रखा है 0.012 और हाइड्रोलिक रेडियस बतानी है अगर डेप्थ ऑफ फ्लो है 3 मीटर। तो ठीक है, देख लेते हैं इसको भी। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो इसका पूरा डेरिवेशन है उसमें इसका एरिया क्या होता है और पैरामीटर क्या होता है। एरिया से क्या मतलब है, जितने भाग में पानी बह रहा है उसका एरिया क्या होगा। अब अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन होता तब तो आसान था कि इसकी जो डेप्थ है और इसकी जो विड्थ है इनकी गुणा कर दो, जो हम पढ़ते आए हैं अभी तक ना, लेंथ इंटू विड्थ वाला कॉन्सेप्ट। यहाँ पे डेप्थ हो जाता है। तो रेक्टेंगल में तो थोड़ा आसान है, ट्रेपेजोइडल में ये कैलकुलेशन आनी चाहिए आपको। ये जो साइड में ट्राइंगल अलग से बन जाते हैं तो ये एक्स्ट्रा जुड़ता है उसमें। तो ये सारी चीज़ें डेरिवेशन में हम पढ़ते हैं, इसलिए यहाँ पे मैं नहीं समझाऊंगा कि कहाँ से आया। तो ए होता है बी प्लस एन एच इंटू एच, और पैरामीटर होता है बी प्लस 2h और रूट में एन स्क्वायर प्लस 1। ठीक, तो ये आना चाहिए आपको, तभी आप ये न्यूमेरिकल कर पाएंगे। एग्ज़ाम में ड्राइव करने का समय नहीं मिलेगा। और बाकी ये अगर मालूम है फॉर्मूला तो सारी चीज़ें दे रखी हैं हमको। बस ध्यान इतना रखना है कि जो आपको यहाँ पर रेशियो दे रखा है साइड स्लोप का 4 हॉरिजॉन्टल इज टू 3 वर्टिकल, ये इसको पहले सही फॉर्म में लिखना है। होता क्या है कि जो हम डेरिवेशन करते हैं उसमें हम साइड स्लोप को n/1 मान के चलते हैं, यानी एक हिस्से को 1 मान लेते हैं वर्टिकल वाले को। और अब बताओ हॉरिजॉन्टल कितना है। तो जैसे यहाँ पे दे रखा है इन्होंने 4:3, 4:3 का दे रखा है। तो 4:3 जो है ये अपने आप क्या बन जाएगा, 4/3:1। बेसिक मैथमेटिक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो 4/3 है और 1 से हमें कोई मतलब नहीं है। तो n जो आएगा यहाँ पे, जो दोनों जगहों पे जो n आ रहा है ना, यहाँ पे हमें 4/3 रखना है। बाकी b और h तो हमें दे ही रखे हैं, वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो एरिया निकल के आएगा 42 मीटर स्क्वायर, पैरामीटर आ जाएगा 20 मीटर, डिवाइड करके आ जाएगा 2.1 मीटर हाइड्रोलिक रेडियस। ठीक है। द मोस्ट एफिशिएंट सेक्शन ऑफ एन ओपन चैनल इज, तो ये तो हो ही गया है ट्रिपेजोइडल। द फॉर्मूला v बराबर 1/n r⁴ एंड s⁴ 1/2 यूज्ड फॉर डिटर्मिनिंग फ्लो वेलोसिटीज इन सीवर्स इज नोन एज। मैनिंग फार्मूला है ये, ठीक है। और जो उसमें 1/n करके लिखा हुआ है वो n जो है वो मैनिंग कांस्टेंट होता है। Observations on a hydraulic jump were made and it was observed that the sequent depth ratio is 5. This jump can be classified as, तो देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूँ। सबसे पहले क्या होता है कि अलग अलग तरह की हाइड्रोलिक जंप होती हैं हमारे पास। पानी जब जंप लेता है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार एक ही तरह की जंप ले। तो ये 5 तरह की जंप जो हैं ये ऑब्ज़र्व की गई हैं। पहली है इसमें से अंड्यूलर, दूसरी है वीक, तीसरी है ऑसिलेटिंग, चौथी है स्टीडी और पांचवी है स्ट्रॉन्ग टाइप की। तो ये इसकी करस्पॉन्डिंग पिक्चर्स भी लगा रखी हैं। पर जो ये टेबल आप देख रहे हैं इससे बहुत ज़्यादा सवाल बनते हैं। तो अब इस टेबल को थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। तो देखिए जो सवाल बनते हैं वो फ्रॉड नंबर से भी बनते हैं, सीक्वेंट डेप्थ रेशियो से भी बनते हैं, वही y2/y1 करके, जिसका हमने न्यूमेरिकल भी किया था, क्वेश्चन नंबर 2 था जो। और एनर्जी लॉस पे भी बनता है। ठीक, एनर्जी लॉस का जो हमने क्वेश्चन तक किया था जिसका अलग से। तो अलग अलग जंप के लिए इनकी वैल्यूज़ अलग अलग है। तो यहाँ पर जो पूछ रहा है कि कह रहा है कि सीक्वेंट डेप्थ रेशियो अगर 5 है तो 5 है तो बताओ जंप कौन सी होगी। तो आपको ये टेबल याद होनी चाहिए। तो आपको याद आ जाएगा कि ये 5 जो है वो ऑसिलेटिंग में होगा, क्योंकि 5 पूछा हुआ है ना, सीक्वेंट डेप्थ रेशियो 5 है तो जंप फिर होनी चाहिए ऑसिलेटिंग। What is the velocity of flow at all points in the cross section of a channel? कह रहा है कि वेलोसिटी क्या होगी फ्लो की ऑल पॉइंट्स पे। तो हमें इतना तो पता है कि सारे पॉइंट्स पे सेम नहीं होती है, कहीं ज़्यादा होगी कहीं कम होगी, कहीं कहीं पे तो ज़ीरो भी होती है बिल्कुल जो बाउंड्री पे होते हैं। तो इसका आंसर होगा नॉट सेम, मतलब सेम नहीं होती है सारे पॉइंट्स पे। अकॉर्डिंग टू चेजीज फार्मूला वेयर ए इज़ फ्लो रीजन, C is Chase's constant, M is hydraulic depth mean and I is uniform slope in bed। तो चेजी का फार्मूला बताना है कुल मिला के। तो चेजी का जो जनरल फार्मूला है वो वेलोसिटी के लिए है, वो होता है C√mi करके। ठीक, अब ये जो mi है इसको RS भी लिख लेते हैं, क्योंकि m का मतलब है हाइड्रोलिक मीन रेडियस, उसको r से भी दिखाते हैं, और i का मतलब है बेड स्लोप, तो स्लोप को s से भी दिखा देते हैं। ठीक,
तो जनरली यही कॉम्बिनेशन चलता है, या तो mi होगा या rs होगा। तो वेलोसिटी के लिए है जनरल फार्मूला, इसलिए सी होगा। ऑप्शन ए भी लिख सही रखा है, लेकिन वो क्यू के लिए है। जब हम क्यू बराबर ए इंटू वी लगाते हैं ना, तो वी तो ए तो ए ही रहता है, वी की जगह ये वाली चीज़ आ जाती है सी एम आई करके। तो वो भी सही रखा है, पर वो जनरल फार्मूला नहीं है। जनरल फार्मूला वेलोसिटी का है। A rectangular channel section is most economical when the depth of flow and bottom width is in the ratio of। सेम क्वेश्चन, रेक्टेंगल वाला, डेप्थ बॉटम के किस में हो, तो डेप्थ 1 मीटर याद रखना, विड्थ 2 मीटर याद रखना, तो 1:2 सही आंसर होगा। सडन एंड टर्बुलेंट पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम अ सुपर क्रिटिकल स्टेट टू सब क्रिटिकल स्टेट इज नोन एज। तो ये होती है हाइड्रोलिक जंप। हाइड्रोलिक जंप में क्या होता है, वो क्वेश्चन शायद अभी आगे है, एक क्वेश्चन और भी है इसी तरह का, उसमें मैं आपको और भी अच्छे से समझाऊंगा कि जंप अगर करती कैसे है और किस तरह से ये स्टेट से इस स्टेट में पानी जाता है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन को ना पूछने के अलग अलग तरीके हैं, वर्डिंग चेंज करके पूछा जाता है। तो कॉन्सेप्ट सीख लो तो आप मान के चलो कि सारे क्वेश्चन हो गए फिर। इन एन ओपन चैनल ए मूविंग वेव फ्रंट विच ब्रिंग्स अबाउट एन एब्रप्ट चेंज इन डेप्थ ऑफ फ्लो इज नोन एज। तो जब फ्लो की डेप्थ में एक एब्रप्ट चेंज आता है, एब्रप्ट यानी कि अचानक जब उसकी डेप्थ में बदलाव आए, तो एक वेव जनरेट होती है, मूविंग वेव। तो उसको क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं हम सर्ज। तो ये सर्ज होती है, इसके कुछ काफ़ी वेरिएशन है। पॉजिटिव सर्ज होती है, नेगेटिव सर्ज होती है, और पॉजिटिव में भी 2 टाइप हैं इसके, डाउन स्ट्रीम अलग है, अप स्ट्रीम अलग है। इसी तरह से नेगेटिव में भी डाउन स्ट्रीम अलग है, अप स्ट्रीम अलग है। तो ये तो जब आप थ्योरी पढ़ते हैं तब ज़्यादा बेटर समझ में आती है। ठीक, बस आप इतना ध्यान रखिए कि डेप्थ में एब्रप्ट चेंज होने की वजह से जिस वेव का फॉर्मेशन होता है उसे हम सर्ज कहते हैं। द फ्रॉड नंबर फॉर अ हाइड्रोलिक जंप इज़ 3.2। द टाइप ऑफ जंप इज़, तो 3.2 है और फ्रॉड नंबर की बात कर रहा है। तो इस टाइम हम पहले कॉलम को देखेंगे। पहला मतलब अगर इसको पहला दूसरा तीसरा ऐसा मान के चले, तो कितना था, 3.2 सॉरी। तो 3.2 आप देख सकते हैं क्लियरली, ये आ रहा है ऑसिलेटिंग में, 25 और 45 के बीच में आ रहा है ना, तो ऑसिलेटिंग हो जाएगा यहाँ पे भी आंसर। द रेंज ऑफ फ्रॉड नंबर फॉर द वीक जंप इज़, तो वीक जंप के लिए कितना था, 17 से 25 वाला। ये मैं फ्लो में बोलने के लिए कह रहा हूँ, हालांकि वो 1.7 है वहाँ पे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 17 से 25 वाला किस में है, वीक में। फ्रॉड नंबर की बात हो रही है, तो इस टाइम पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो इस तरह से अलग अलग तरीके से सवाल पूछे जाते हैं इस टेबल से। व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ मैनिंग्स कांस्टेंट। तो मैनिंग कांस्टेंट आपको मैंने बताया था ना, वहाँ पे एल की पावर -1/3 करके था। तो इसी केवल इतना भी पता है आपको तब भी हो जाएगा, देखो, क्योंकि ए में पावर पॉजिटिव है तो ये भी गया, यहाँ पॉजिटिव है यहाँ पॉजिटिव है। एल की पावर नेगेटिव चाहिए, -1/3, तो ऑप्शन सी में है। और आगे था टी की पावर 1 या जस्ट टी, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। इन केस ऑफ ओपन चैनल फ्लो एट क्रिटिकल डेप्थ द डिस्चार्ज इज। तो क्या होता है, देखिए, ये 3 चीज़ें हैं। क्रिटिकल डेप्थ को तो आप मानकर चलिए कि क्रिटिकल डेप्थ का केस है, तो इन 2 केसेस को समझिए, आप केवल समझ लीजिए। वैसे इनको भी ग्राफ से समझा जाता है प्रॉपर वे में, पर आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। अगर हम डिस्चार्ज को कांस्टेंट माने फॉर गिवन डिस्चार्ज, तो उस टाइम पे जो स्पेसिफिक एनर्जी होती है वो मिनिमम होती है क्रिटिकल डेप्थ पे। ठीक है, क्रिटिकल डेप्थ वाला केस तो होगा ही होगा। वहीं दूसरा केस ये है कि अगर हम स्पेसिफिक एनर्जी को कांस्टेंट माने, तो फिर तब जो डिस्चार्ज है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो ये 2 केस याद रखने हैं। गिवन डिस्चार्ज में स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम होगी, और गिवन स्पेसिफिक एनर्जी में डिस्चार्ज मैक्सिमम होगा, और जो चीज़ कांस्टेंट है वो है क्रिटिकल डेप्थ का केस। ठीक, तो इसका जो ग्राफ बनता है ना, इस तरह से बनता है। वो आपने हाइड्रोलॉजी में डीएडी कर्व पढ़ा होगा, डेप्थ, एरिया और ड्यूरेशन करके। तो ये 3 पैरामीटर में बनता है। जनरली जो ग्राफ होते हैं वो 2 पैरामीटर में बनते हैं ना, एक यहाँ का एक यहाँ का, एक लाइन ड्रॉ कर दी। पर इसमें जैसे हाइड्रोलॉजी में डीएडी कर्व बनता है, एक तरफ डेप्थ एक तरफ एरिया और यहाँ ड्यूरेशन, तो ये अलग अलग ड्यूरेशन के वो बन जाते हैं। तो इन तीनों का भी ऐसा ही रिलेशन है। इस तरफ अगर मैंने पिक्चर लगा रखी हो, नहीं लगा रखी है, तो इसमें भी ऐसा ही बनता है। इस तरफ आ जाती है डेप्थ, आती है इस तरफ, और कोई पर्टिकुलर पॉइंट होता है क्रिटिकल डेप्थ का, इधर इसमें स्पेसिफिक एनर्जी आ जाती है, और इधर इसमें अलग अलग
ग्राफ बनते हैं इसके डिस्चार्ज के इस तरह से। ठीक, तो 3 पैरामीटर वाला ग्राफ है वो बेसिकली। तो ज़्यादा डेप्थ में न जाते हुए हम ये याद रखेंगे बस। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो गिवन स्पेसिफिक एनर्जी का पूछा हुआ है, यानी स्पेसिफिक एनर्जी को आप कांस्टेंट मानेंगे तब बताइए कि डिस्चार्ज क्या होगा, तो तब डिस्चार्ज मैक्सिमम होगा। ऑल राइट, ए हाइड्रोलिक जंप अकर्स व्हेन द ग्रेड चेंजेस फ्रॉम। तो अब देखिए हाइड्रोलिक जंप कब अकर करती है, तो जब फ्लो का जो ग्रेड है, जो ढाल है, वो स्टीप से माइल्ड होती है। स्टीप का मतलब है तेज ढाल, स्टीप का मतलब तीखे से होता है। जैसे पहाड़ होते हैं कुछ, बहुत तीखी ढाल होती है उनमें, उन पे चलना मुश्किल होता है, ऊपर भी और नीचे भी, वो स्टीप में आते हैं। और एक होता है माइल्ड स्लोप, हल्का फुल्का मतलब। तो जब पानी स्टीप से माइल्ड में आता है तो वहाँ पे जंप का फॉर्मेशन होता है। और राइट साइड में जो ये पिक्चर लगी हुई है, इससे आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। किसी डैम से या किसी वेयर से जब ये पानी इस तरह से छूटता है तो ये तो हो गया स्टीप स्लोप, और यहाँ नीचे होता है माइल्ड स्लोप। कई बार नॉर्मल भी रख लेते हैं, लेकिन वैसे हल्का स्लोप यहाँ पर भी रखा जाता है नीचे। तो ये जब यहाँ से टकराता है तो ये एक फॉर्मेशन होता है यहाँ से, इसी को हाइड्रोलिक जंप बोलते हैं। तो ये होता है पानी की एनर्जी को डिसिपेट करने के लिए। यहाँ से पानी जो ये इतनी तेज़ आ रहा है, ये यहाँ नीचे जो बेड है उसको इरोड ना करे, उसको क्षति ना पहुँचाए, तो उसके लिए क्या कर देते हैं, इसको हवा में उछाल देते हैं। तो इसकी एनर्जी डिसिपेट हो जाती है हवा में, मतलब अलग अलग हिस्सों में बंट जाती है, तो फिर पॉइंटेड नहीं हो पाती एक जगह पे। वही हम चाहते हैं। स्टेडी फ्लो इन एन ओपन चैनल एग्जिस्ट व्हेन द। तो स्टेडी फ्लो कब एग्जिस्ट करेगा ओपन चैनल फ्लो में? स्टेडी हम पढ़ते हैं ना, एक स्थिर तरह का फ्लो जिसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन ना हो वेलोसिटी में, प्रेशर में। तो ये कब पॉसिबल होगा? जब डेप्थ उसकी सेम होगी विद टाइम। जो ओपन चैनल फ्लो में जो पानी बह रहा है उसकी डेप्थ ना बदले। An irrigation channel is to be designed to carry a flow of 30 cubic meter per second with a velocity of 1.5. The area of the flow section shall be। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। डिस्चार्ज दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है, Q बराबर A इंटू वी लगा देना। Q दे रखा है 30, एरिया हमसे पूछ रखा है, वेलोसिटी 1.5 दे रखी है, तो एरिया आ जाएगा कितना, 20, 30/1.5। इफ़ द मेजर्ड फ्रॉड नंबर फॉर अ हाइड्रोलिक जंप इज 10, विच टाइप ऑफ जंप इज इट? तो अब तो आपको टेबल याद हो ही गई होगी। 9 से ज़्यादा जहाँ पर फ्रॉड नंबर है वो सारी किस में आ जाएंगी, स्ट्रॉन्ग जंप में। ठीक, यहाँ पर कह रहा है कि 10 है अगर फ्रॉड नंबर अगर 10 है तो 9 से ज़्यादा वाले सब किस में आएंगे, स्ट्रॉन्ग में। A concrete or masonry structure placed in an open channel over which the flow occurs is called a। तो वो स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं जिसके ऊपर से फ्लो बहता है, जिसके ऊपर से पानी फ्लो करता है, ओवर विच। तो ऐसा क्या होता है? ऐसा होता है वियर। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है वियर, एक होता है बैराज। तो वियर में क्या होता है कि इस तरह से ऑब्स्ट्रक्शन बना देते हैं हम एक दीवार पानी के रास्ते में। तो पानी भरता है, पहले एक छोटा सा रिजर्वायर बन जाता है, और जब पूरा भर जाता है तो पानी वियर के ऊपर से आने लग जाता है। ठीक, ये तो वियर हो गया। और बैराज भी स्ट्रक्चर तो सेम ही है, पर उसमें हम गेट्स बना देते हैं। तो गेट बनाने का मतलब ये है कि फिर इसमें ओवरफ्लो नहीं करेगा, उसमें जैसे ही भरेगा वैसे ही हम गेट खोल देंगे इसमें। ये हल्का सा फ़र्क होता है वियर और बैराज में। और बाकी ये जो जितने भी हैं, ऑरिफिस और माउथ पीस तो आपने देखा होगा, ये तो कुछ ऑरिफिस और माउथ पीस तो इस तरह से होते हैं, कोई टंकी है उसमें एक छोटा सा छेद कर दिया, ये माउथ पीस टाइप की चीज़ें हो गई। और जो ये नॉच है, होता तो ये भी ओपन है, लेकिन नॉच ऐसा होता है जैसे वी नॉच हो गया, और इसके अंदर से पानी बह रहा है। तो वियर और इसमें से हम वियर को ही चुनेंगे ना, क्योंकि ओवर तो वियर से ही हो रहा है। बाकी नॉच भी उसी में आता है, ओपन चैनल में ही आता है, पर मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पे वियर है। हाँ, ये रही, ये पिक्चर लगा रखी है मैंने। तो यहाँ ये नदी थी कोई, यहाँ हमने वियर बना दिया एक छोटा सा, ताकि यहाँ एक छोटा सा रिजर्वायर बन जाए जिसको हम अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद उसके ऊपर से पानी बह रहा है इसमें। ठीक, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू ए रेक्टेंगुलर चैनल ऑफ 6 मीटर वाइड एंड 3 मीटर डीप व्हेन इट इज़ रनिंग फुल। द चैनल इज हैविंग बेड स्लोप एज 1/2000। टेक चेजिस कांस्टेंट C इज इक्वल्स टू 55। तो कुछ नहीं है, क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए कि V बराबर निकल के आएगा यहाँ पे C√mi।
अब जो सी है वो तो सीधा सीधा दे रखा है 55, और जो आई है वो भी दे रखा है 1/2000, तो इसको सीधा इतना ही लिख लेंगे 1/2000। रही बात एम की, तो एम होता है हाइड्रोलिक मीन रेडियस, उसको हम इन चीज़ों से निकाल लेंगे। तो अब आ जाते हैं सॉल्यूशन पे। देखिए फॉर्मूला तो लिख ही रखा है, तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करने से पहले हम एम निकाल लेते हैं। एम होता है एरिया अपॉन वेटेड पैरामीटर। डायमेंशन दे रखी है 6 और 3। 6 क्या है, 3 क्या है, 6 चौड़ा है, 3 गहरा है, इस तरह से। ये 6 है, ये 3 है, तो एरिया तो भाई सीधा सीधा 6 × 3 18 हो जाएगा। और जो वेटेड पैरामीटर है उसमें क्या होता है, जैसे ये पानी बह रहा है इसमें, तो 3 तो ये मीटर ये हो गया, और 3 मीटर यहाँ से आ जाता है, डेप्थ तो डबल हो जाती है, और बीच वाली विड्थ एक बार आ जाती है यहाँ से। तो 6 और 3 9 और 3 12, तो ये वेटेड पैरामीटर हो गया 12, सबको आता होगा। तो यहाँ से एम आ गया 1.5, यहाँ लगाएंगे सॉल्व करेंगे तो 1.5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी वेलोसिटी। A 1.2 meter wide rectangular channel of bed slope 0.0004 and Manning coefficient 0.01 carrying the discharge of 0.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड, और हमसे डेप्थ पूछ रखी है। अब देखिए मैनिंग कोफिशिएंट दे रखा है, तो इस टाइम जो वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज़ होगा वो मैनिंग वाला होगा, न कि चेजी वाला। क्वेश्चन के हिसाब से चीज़ें होंगी ना, इस तरह से, तो इसको यूज़ करेंगे। बाकी डिस्चार्ज दे रखा है तो हम उसको थोड़ा एरिया की तरफ लेके जाएंगे। देखिए हमें क्वेश्चन में डिस्चार्ज दे रखा है और हमसे एक डेप्थ पूछ रखी है। ये क्वेश्चन जो है कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत टफ है, पर मेरा काम समझाना है, मैं इसलिए आपको हल्का हल्का बता देता हूँ। Q बराबर ए वी तो सब जानते ही हैं, तो Q तो Q ही रहने दो, और जो A है उसको खाली इतना लिख लो 1.2 इंटू डी, क्योंकि 1.2 चौड़ाई दे रखी है और डी इसकी क्या हो जाएगी, डेप्थ हो जाएगी। तो एरिया निकल जाएगा वहाँ से, ऐसे विड्थ इंटू डेप्थ लगेगा वहाँ पे जब इस तरह से ना, तो ये तो एरिया हो गया। अब ये जो v है इसकी जगह मैनिंग का फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम। 1/n भी ठीक है, n की वैल्यू दे रखी है जो मैनिंग कोफिशिएंट है, s भी हमें दे रखा है। और रही बात r की, तो r वही है हाइड्रोलिक मीन रेडियस, तो उसमें वही होगा एरिया अपॉन वेटेड पैरामीटर। तो एरिया अगेन वही हो जाएगा, लेंथ मतलब विड्थ इंटू डेप्थ, और वेटेड पैरामीटर क्या होगा, 2 बार तो डेप्थ आएगी जैसे पिछले सवाल में हुआ था 3 मीटर और 3 मीटर, और एक बार उसकी चौड़ाई आ जाएगी 6 मीटर। तो वही है यहाँ पे, ये एक बार चौड़ाई आ रही है और 2 बार इसमें डेप्थ आ रही है, तो इसको सॉल्व करके हमें डी मिलेगा। ठीक है, बहुत टफ है कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो डी आ जाएगा 0.5 मीटर। The value obtained from dividing limiting value of circulation by area of closed contour is known as। तो ये एक कॉन्सेप्ट होता है वोर्टिसिटी का। आप देख सकते हैं सर्कुलेशन एंड वोर्टिसिटी आर टू प्राइमरी मेजर्स ऑफ रोटेशन इन अ फ्लूइड। सर्कुलेशन विच इज़ अ स्केलर इंटीग्रल क्वांटिटी इज ए माइक्रोस्कोपिक मेजर ऑफ रोटेशन फॉर अ फाइनाइट एरिया ऑफ द फील्ड। सर्कुलेशन एरिया में देखते हैं और अगला किस में देखते हैं, एनी पॉइंट में। तो इनमें जो रिलेशन निकल के आता है वो ये आता है। अभी हम यहाँ पे वैसे पढ़ने तो बैठ नहीं रखे। सर्कुलेशन बराबर होता है वोर्टिसिटी इंटू एरिया अंडर क्लोज्ड लूप, और हमसे जो पूछ रखा है वो पूछ रखा है वोर्टिसिटी, तो वोर्टिसिटी बराबर हो जाएगा सर्कुलेशन डिवाइड बाई एरिया अंडर क्लोज्ड लूप। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कुछ नहीं है, फॉर्मूला को डिफाइन करके पूछ दिया। What is the specific energy for 1 meter depth of flow having velocity 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये फार्मूला जो अभी तक हमने यूज़ नहीं किया था, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। E बराबर वाई प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g। ई तो एनर्जी हो गई, वाई इसमें डेप्थ होती है और वी होती है वेलोसिटी, बाकी जी तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, जिसको हम रफली 10 ले लेते हैं इजी कैलकुलेशन के लिए। तो इसमें डेटा भी अच्छा दे रखा है, 9/20 होगा, 0.45 आएगा, ई निकल के आ जाएगा 1.45। ठीक, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। व्हाट इज़ द डेप्थ ऑफ द फ्लो इन मीटर इन ए सर्कुलर चैनल ऑफ डायमीटर 2 फॉर द मैक्सिमम वेलोसिटी। अब देखिए इस सवाल को समझिए थोड़ा सा। क्या होता है कि सर्कुलर चैनल में अगर हम चाहते हैं कि मैक्सिमम डिस्चार्ज मिले तो उसके लिए अलग पैरामीटर्स हैं, और अगर हम चाहते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी मिले तो उसके लिए अलग पैरामीटर हैं। डिस्चार्ज और वेलोसिटी में फ़र्क होता है। ठीक, तो जब हम ये चाहते हैं कि डिस्चार्ज मैक्सिमम मिले तो उस टाइम पे पानी की डेप्थ टोटल डाया के 95% होनी चाहिए।
अगर डाया मान लो 1 मीटर का पाइप है तो उसमें ऊपर से 5 सेंटीमीटर हटा दो, तो जो 95 सेंटीमीटर बचा उसमें अगर पानी बहेगा तो सबसे ज़्यादा डिस्चार्ज मिलेगा हमको। और इसी तरह से अगर हम चाहते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी मिले तो उसके लिए 81% होना चाहिए टोटल डाया का, यानी मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए पानी इतना भरा होना चाहिए, जबकि मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए थोड़ा कम यानी 81% तक भरा हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो वेलोसिटी के लिए है, तो वेलोसिटी में लगा लेंगे h बराबर 0.81 d। डाया 2 मीटर दे रखा है, तो यहाँ से ये निकल के आ जाएगा कि अगर 2 मीटर के पाइप में हम ये चाहते हैं कि मैक्सिमम वेलोसिटी पे पानी बहे, तो हमारा काम ये रहेगा कि हम उसको उसकी हाइट को यानी उसकी डेप्थ को एक 0.81 d यानी 81% के लिए डिज़ाइन करें। तो 2 मीटर के पाइप में 1.62 मीटर हाइट रखनी होगी, तब पानी सबसे ज़्यादा स्पीड में बहेगा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक, यहीं पर अगर मैक्सिमम डिस्चार्ज लिखा होता तब हम 0.95 वाला लगाते फिर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स द क्रिटिकल स्टेट ऑफ फ्लो इन नॉन रेक्टेंगुलर चैनल। तो ये सीधा सीधा एक फार्मूला होता है जिसका एक डेरिवेशन भी होता है, आप डेरिवेशन देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, फाइनल जो निकल के आता है इसमें ये आता है Q²T/G⁴ और बराबर 1। तो जिस फॉर्म में ये लिखा हुआ है यहाँ पे ना, इस फॉर्म में भी पूछा जाता है। ये एक ऑप्शन में ये दे देगा, बाकी 3 में कुछ और दे देगा, और इस तरह से भी पूछ लिया जाता है जैसा आप इस टाइम पे देख रहे हैं। तो बात वही है, Q²T/Ga³ करके। ठीक है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें। The water flows fully through the rectangular channel of lateral dimensions 4/3 meter. What is the velocity of flow in meters per second through the channel if the slope of energy line and changes constant is given as 0.0006 and 90 respectively? तो अब देखिए यहाँ पर चेजी का फॉर्मूला लगाएंगे और उससे पहले यहाँ पर m निकाल लेंगे। वही है रेक्टेंगल वाला केस है, 4 और 3 इसकी वो दे रखी हैं, विड्थ और डेप्थ, तो एरिया यहाँ से निकल जाएगा। और एक चौड़ाई ले लो, 2 गहराई ले लो, तो पैरामीटर आ जाता है, यहाँ से m आ गया 1.2, स्लोप भी दे रखा है, चेजी कांस्टेंट भी दे रखा है, निकल के आ जाएगा ये वाला। ठीक है, मैनिंग का लगाने की ज़रूरत नहीं है, दे तो मैनिंग भी रखा है वैसे यहाँ पे। The wetted parameter and cross-sectional area of a channel is 5 meter and 9 square meter respectively. What is the hydraulic radius? तो अब यहाँ पर क्या कर दिया इन्होंने कि ये पैरामीटर दे रखा, ये एरिया दे रखा है और हाइड्रोलिक रेडियस पूछ रखी है। सो सिंपल, A/P लगा दो। एरिया दे रखा है 9 और पैरामीटर दे रखा है 5, तो डिवाइड करेंगे तो 1.8 के समथिंग आना चाहिए। The breadth is 2 times the depth in case of channel of rectangular section. Then under this condition, how will be the discharge through the channel? कह रहा है कि जो चौड़ाई है वो गहराई के 2 गुने रखी गई है, तो उस केस में डिस्चार्ज कैसा मिलेगा? तो भैया मैक्सिमम मिलेगा। यही तो मोस्ट इकोनॉमिकल का मतलब क्या है फिर? देखो वही कॉन्सेप्ट अलग तरीके से पूछ लिया। द हाइड्रोलिक रेडियस एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ चैनल इज गिवन बाय 4.5 एंड 18.5 स्क्वायर मीटर रेस्पेक्टिवली। वेटेड पैरामीटर बताना है, तो कुछ नहीं है, फॉर्मूला सेम लगेगा, m बराबर A/P का। बस यहाँ पे आपको m दे रखा है और a दे रखा है, p पूछ रखा है, तो p बराबर A/m कर देना। तो एरिया दे रखा है 18.5 और रेडियस दे रखी है 4.5 मीटर। तो 18/4.5 होगा लगभग, तो 4 के अराउंड वैल्यू आएगी। 4.5 का 4 गुना होता है कितना? 18, तो थोड़ा ज़्यादा आएगी, तो 4 से थोड़ी ज़्यादा आ जाएगी 4.11। ठीक है, बाकी कोई भी ऑप्शन क्लोज नहीं है। हाइड्रोलिक रेडियस ऑफ ए चैनल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, तो क्या होता है? एरिया टू वेटेड पैरामीटर। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। द टर्म ऑल्टरनेट डेप्थ्स इन एन ओपन चैनल फ्लो रेफर्स टू द, तो ऑल्टरनेट डेप्थ कहाँ रेफ़र की जाती हैं? तो ये तब मिलती हैं हमको, दोनों की दोनों डेप्थ जो होती हैं y1 और y2, ये तब मिलती हैं जब जहाँ पर जिन पॉइंट्स पर स्पेसिफिक एनर्जी सेम होती है फॉर अ गिवन डिस्चार्ज। डिस्चार्ज को तो कांस्टेंट मान लो, और जिन पॉइंट्स पे स्पेसिफिक एनर्जी सेम मिलती है उन्हें हम ऑल्टरनेट डेप्थ्स कहते हैं। Which of the following represents the correct relation between the Chase's coefficient of roughness of channel F? तो C और F में रिलेशन जो है वो उसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो फॉर्मूला क्या होता है? C बराबर रूट में
8g/f। तो अब हमें पता है, अगर दिख रहा हो यहाँ पे, c बराबर रूट में 8g/f। ठीक, तो 8 भी कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, c इज प्रोपोर्शनल टू 1/√f। At a particular point in the channel, the specific energy and velocity of flow is 1.5 and 2.5 respectively. What is the depth of the flow in channel at that point? तो फॉर्मूला तो सेम लगेगा, E बराबर y प्लस v²/2g, पर यहाँ पे आपको E दे रखा है और वेलोसिटी भी दे रखी है, y पूछ रखा है। तो कुछ नहीं है, जो चीज़ें दे रखी हैं उनको अप्लाई करो, उनको वहाँ पे लगाओ और y निकल के आ जाएगा 1.18 मीटर। लास्ट क्वेश्चन, ए रेक्टेंगुलर चैनल इज 6 मीटर वाइड एंड डिस्चार्ज 30 मीटर क्यूब पर सेकेंड। द अपस्ट्रीम डेप्थ इज 2 मीटर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10। व्हाट इज द स्पेसिफिक एनर्जी? इस बार उसने खुद ही बोल दिया कि g को 10 ले लेना, सेम फार्मूला लगा दो, E बराबर y प्लस v²/2g। हाँ, यहाँ पे v डायरेक्ट नहीं दे रखा है हमें, एक तो डिस्चार्ज दे रखा है, देखो छोटा सा फर्क है, डिस्चार्ज दे रखा है और एरिया दे तो नहीं रखा होगा पर निकालना होगा यहाँ पे 6 × 2 से। 6 मीटर चौड़ा है और 2 मीटर गहरा है, तो कितना एरिया आ जाएगा यहाँ से 12, तो एरिया 12 है, डिस्चार्ज 30 दे रखा है, यहाँ से वेलोसिटी आ जाएगी 2.5, वही 2.5 यूज़ होगा यहाँ पर, और डेप्थ तो 2 मीटर खैर दे ही रखी है, तो E निकल के आ जाएगा 2.31। ठीक, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए, ये थे आपके 50 क्वेश्चंस। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट में ज़रूर लिखें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।